नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिजिक्स से 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन टीसीएस द्वारा 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपके आगे आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यदि वस्तु के वेग 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। दोस्तों प्रयुक्त बल की मात्रा निकालना है, यानी बल की मात्रा निकालना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बल की सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। तो बल बराबर होता है ए बराबर एम ए होता है, ए बराबर एम ए होता है। अब मालूम क्या क्या चीज़ है, तो 2 सेकंड अवधि यानी समय मालूम है, द्रव्यमान मालूम है 5 केजी, और दोस्तों वेग दिया गया है 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दिया जाता है। यानी वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, वेलोसिटी में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड की परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेलोसिटी हमको मालूम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर मालूम करना है ए का वैल्यू, एक्सीलरेशन का वैल्यू। एम का वैल्यू तो मालूम है लेकिन ए का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ए बराबर होता है वी बाई टी, और वी का वैल्यू कितना मालूम हुआ है, तो 2, और टी का वैल्यू कितना है 2, तो 2 कट जाएगा एक बार में, यानी 1 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, एम का वैल्यू कितना है 5 है, ए का वैल्यू कितना है 1 आया, तो 5 गुने 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 न्यूटन बल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 5 न्यूटन, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 केजी मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या है। वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या है, इस बार भी बल निकालना है। दिया गया है क्या क्या दोस्तों, तो 0.02 सेकेंड समय दिया गया है, 10 केजी मीटर पर सेकेंड संवेग में परिवर्तन, इस संवेग दिया गया है 10 केजी मीटर पर सेकेंड, और बल निकालना है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक फार्मूला होता है संवेग को दोस्तों पी से डिनोट करेंगे, पी बराबर एफ गुने टी, फोर्स गुने टाइम, बल गुने समय। अब दोस्तों P का वैल्यू दिया गया है, समय का दिया गया, F का वैल्यू निकल जाएगा। P का वैल्यू कितना है 10 है, F निकालना है, T कितना है 0.02, F बराबर क्या लिखेंगे 10/0.02, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 शून्य हो जाएगा। अब 2 बचे 10 कट गया, कितना आ गया 5 गुने 100, 500 न्यूटन, 500 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूला को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो पारस क्या होगा। पारस यानी रेंज क्या होगा। दिया गया क्या क्या चीज़ दोस्तों, तो 30 डिग्री कोण दिया गया है यानी एंगल दिया गया है, और 10 मीटर पर सेकंड के वेग से यानी वेलोसिटी दिया गया है। पारस निकालना है, पारस यानी रेंज। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, रेंज को आर से डिनोट करते हैं, आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2θ/g होता है। अब u का वैल्यू मालूम है, प्रारंभिक वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड है, एंगल मालूम है 30 डिग्री, g का वैल्यू 10 लेंगे, तो हम r निकालना है, r निकल जाएगा। तो u का वैल्यू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर यदि करेंगे तो 100 हो जाएगा। साइन थीटा कितना दिया गया 30, साइन 2θ है तो 2θ 2 गुने 30 हो जाएगा, बटा g का वैल्यू 10 है। अब इसी को सोल्व करेंगे
तो दोस्तों 0 से 0 तो ये कट जाएगा, तो 10 बच गया। और साइन 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 2 गुने 30 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 गुना करेंगे, 2 पचे 10, कितना आ जाएगा 5√3 मीटर रेंज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस फार्मूला को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है, कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा। कितने समय बाद, तो समय हमको निकालना है, वेग दुगना हो जाएगा यानी अंतिम वेग दुगना हो जाएगा, v का वैल्यू दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों प्रारंभिक वेग हमको मालूम है, त्वरण मालूम है यानी a का वैल्यू मालूम है एक्सेलरेशन, और प्रारंभिक वेग u का वैल्यू हमको 100 मीटर पर सेकंड मालूम है। और अंतिम वेग जो बोल रहा है कितने समय बाद वेग दुगना हो जाता है, यानी v अंतिम वेग v हो जाएगा, अब v दुगना हो जाता है यानी 100 गुने 2, यानी a का वैल्यू कितना मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u का वैल्यू कितना मालूम है 100 मीटर पर सेकेंड, और v का वैल्यू क्या कह रहा है दोस्तों, दोगुना हो जाता है यानी 100 गुने 2 तो 200 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, फार्मूला v बराबर होता है u + at, यहाँ से निकल जाएगा। समय निकालना है, सभी वैल्यू मालूम है, v u और a मालूम है, तो 3 मालूम है, t का वैल्यू निकल जाएगा समय का। अब वैल्यू रखेंगे तो 200 मालूम है इसका, u का वैल्यू 100 मालूम है, a का वैल्यू 10 मालूम है, और t निकालना है, t निकालना है। अब 100 इधर जाएगा तो 200 में घट जाएगा तो 100 बच जाएगा, अब बराबर 10 t हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर 10 सेकेंड। तो t बराबर 10 सेकेंड यानी 10 सेकेंड के बाद वेग क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, 5 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दुगनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यदि गति दुगनी हो जाएगा तब गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यही निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। और दोस्तों पहले काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, लेकिन यदि वेलोसिटी दुगना करने पर कितना गतिज ऊर्जा होगा, नई गतिज ऊर्जा निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी हमको मालूम है और v का वैल्यू मालूम है, m का वैल्यू m दिया गया है तो हमको यहाँ से m निकल जाएगा, तो वैल्यू रखते हैं 25 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m, v का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। अब दोस्तों 25 दूनी इसको इससे गुना कर देंगे तो 50 हो जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा 25, 25 बटा में चल जाएगा, 25 दूनी 50, m बराबर आ जाएगा 2 kg। m बराबर 2 kg, m का वैल्यू निकल गया। अब कह रहा है दोस्तों गति को दुगना कर दिया जाए, यानी वेलोसिटी ये जो है पहले वाला वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, उसको दुगना कर दिया जाता है, तब गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी, नई काइनेटिक एनर्जी को ke से डिनोट करेंगे। और ½ m का वैल्यू कितना आया 2 आया है, और v कितना कह रहा है दोगुना कर दिया जाता है, तो 5 का दुगुना 10 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, बच गया कितना 10। और दोस्तों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा है स्क्वायर होगा, तो एक और 10 हो जाएगा, तो 2 2 कट गया, 10 है कि 100 जूल हो जाएगा। तो 100 जूल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि किसी उत्तल लेंस की त्रिज्या क्रमशः
10 से 20 सेंटीमीटर है और अपवर्तनांक 4/3 है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी एफ का वैल्यू निकालना है। दिया गया इस पर दोस्तों उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का दो त्रिज्या दिया गया R1 और R2। R1 10 है, R2 20 लेंगे। R1 10, R2 20 और अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करेंगे। म्यू कितना दिया? 4/3। एफ का वैल्यू निकालना है, एफ का यानी फोकस दूरी निकालना है। दोस्तों इसका फार्मूला होता है 1/f बराबर होता है म्यू -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। अब वैल्यू रख देंगे दोस्तों, तो म्यू का वैल्यू कितना? 4/3 है, तो 4/3 -1 1/R1, R1 का वैल्यू 10 है, R2 का वैल्यू 20 है। अब इसी को सोल्व करेंगे तो 4/3 एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/3 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 20 एलसीएम होगा, 10 दूनी 20 और -1। इसी को सोल्व करेंगे 1/3 गुने क्या आ जाएगा? 1/20 यानी 1/60। 1/f बराबर क्या आ गया? 1/60 यानी f बराबर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। f बराबर 60, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 60 सेंटीमीटर यानी फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इस फार्मूला को याद रखना है, यदि दो त्रिज्या दिया जाएगा, अपवर्तनांक दिया जाएगा तो इस फार्मूला को लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगर किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है और उसकी फोकस दूरी और लेंस की किस्म क्या होगा? लेंस कैसा होगा? उत्तल होगा क्या उत्तल होगा? और फोकस दूरी भी निकालना है। क्षमता दिया गया, लेंस का क्षमता दिया गया है, यानी P का वैल्यू हमको दिया गया -2 डायोप्टर। लेंस की क्षमता दिया गया -2 डायोप्टर। ठीक है, अब P का लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। फोकस दूरी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर f बराबर लिख सकते हैं, f बराबर 1/p, क्योंकि f निकालना तो f इधर चल जाएगा, p इधर आ जाएगा। अब 1/p, p कितना मालूम है? -2। इसी को पॉइंट में करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, -0.5 मीटर हो जाएगा फोकस दूरी। अब फोकस दूरी हमको मालूम हो गया -0.5 ऑप्शन ए और बी में दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ लेंस कौन सा किस्म है? उत्तल है, अवतल है, इसको भी पता लगाना है। तो जब यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, अगर लेंस की क्षमता नेगेटिव में दिया गया हो तो अवतल होगा, और यदि पॉजिटिव में दिया रहेगा तो उत्तल होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव दिया गया है तो अवतल होगा, अवतल ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगना कर दिया जाता है। 12 प्रतिरोध वाली तार को दुगना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध क्या होगी? तार की नई प्रतिरोध, पहले रेसिस्टेंट दिया गया, फिर नया रेसिस्टेंट क्या होगी जब तार को दुगना कर दिया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है कि रेसिस्टेंट बराबर होता है ρL/A होता है। L क्या है? तार की लंबाई है, A क्या है? एरिया है, और R क्या है? रेसिस्टेंट प्रतिरोध है। ठीक है, इस फार्मूला को याद रखना है और इसी फार्मूला पर ही बनेगा। तो करा तार की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तब नए प्रतिरोध क्या होगा? R' निकालना है। लेकिन पहली प्रतिरोध दिया गया 12 यानी R का वैल्यू दिया गया है 12 ρL/, एरिया क्या लेंगे दोस्तों? एरिया लेंगे दोस्तों, यदि जैसे एक तार हम काटते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है? तार को यदि हम काटते हैं तो यहाँ सर्किल होता है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है? सर्किल का πr² होता है, πr²। तो यही लेंगे, एरिया बराबर πr²। अब दोस्तों कह रहा है कि तार को दुगना कर दिया जाए। यहाँ पर ध्यान देना है कि तार की लंबाई को दुगना नहीं कर दिया जा रहा है, तार की त्रिज्या को दुगना कर दिया जा रहा है, यानी मोटाई। तो मोटाई दुगना होगा तो त्रिज्या दुगना होगा, यानी तार की जो है त्रिज्या दुगना कर दिया जा रहा है। इसको ध्यान रखना है, तार की लंबाई को दुगना नहीं किया जा रहा है, तार की त्रिज्या दुगना कर दिया जा रहा है, यानी R को दुगना कर दिया जा रहा है। तब नई प्रतिरोध क्या होगा?
तो नई प्रतिरोध R डैश बराबर रो एल बाई आर कितना हो रहा है दुगना, यानी पाई आर लेंगे 2R का होल स्क्वायर, रो एल बाई 2R का होल स्क्वायर है तो 4R स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। अब दोस्तों रो आर यदि इधर ले लेंगे कॉमन में तो रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर है तो रो एल बाई पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है 12 के बराबर है। तो यहाँ पर हम 1/4 अगुने 12 लिखेंगे, 4 तिया 12, 3 ओम आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। नई प्रतिरोध यदि दोगुना कर दिया जाए, ताड़ को दोगुना कर दिया जाए तो नई प्रतिरोध 3 ओम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस फार्मूला को जरूर याद रखना है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ही फार्मूला पर बनेगा। यदि लंबाई और एरिया की बात कर दिया जाए और रेसिस्टेंट तो आपको यहाँ से इस फार्मूला से बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 200 वाट के 5 लैंपों द्वारा 50 पैसे पर किलोवाट आवर की दर से 4 घंटे में खपत की गई ऊर्जा का मूल्य होगा। खपत की गई ऊर्जा का मूल्य होगा यानी खर्चा होगा, खर्चा निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 50 पैसे पर किलोवाट आवर, 50 पैसे पर यूनिट की खर्चा निकालना है। 200 वाट का बल्ब है, 5 लैंप जलाया जा रहा है 4 घंटा के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। तो यूनिट निकालने के लिए बताए थे दोस्तों कि सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें कि कितने उपकरण यूज किया जा रहा है। तो 5 लैंप, तो 5 कितने वाट का सब है तो 200 का है तो गुना कर देंगे 200। कितने घंटा जला जा रहा है 4 घंटा तो गुना कर देंगे 4/1000 से भाग देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, बच गया कितना 4 यूनिट, 4 यूनिट आ गया। अब दोस्तों 50 पैसे पर किलोवाट आवर यानी 50 पैसे पर यूनिट खर्चा हो रहा है। तो 4 यूनिट यानी 1 यूनिट में 50 पैसा खर्चा हो रहा है तो 4 यूनिट में कितना खर्चा होगा तो 4 से गुना कर देंगे 50 में तो 200 पैसा हो जाएगा। और 200 पैसा बराबर क्या हो जाएगा 2 रुपया, 2 रुपया। तो 2 रुपया ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है गति के द्वितीय समीकरण कौन सा है। गति के द्वितीय समीकरण कौन सा है। तो दोस्तों गति के 3 समीकरण होता है, सभी को हम बता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गति के प्रथम समीकरण है। गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है गति के द्वितीय समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, गति का द्वितीय समीकरण है। गति के तीसरा समीकरण है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। गति के तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as गति का तीसरा समीकरण है। अब दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है गति के द्वितीय समीकरण, तो गति का द्वितीय समीकरण कौन है ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी ध्यान रखना है। पूछेगा कि गति के प्रथम समीकरण में किस किस के बीच संबंध दर्शाता है। संबंध तो क्या क्या, वेलोसिटी और समय के बीच गति के प्रथम समीकरण संबंध दर्शाता है। वेलोसिटी और समय के बीच यानी वेग और समय के बीच। ठीक है, गति के दूसरे समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है तो s और t के बीच, यानी s हो गया विस्थापन और समय के बीच। विस्थापन को दोस्तों ऑप्शन में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है स्थिति, तो स्थिति भी होता है और विस्थापन भी रहेगा तो विस्थापन भी होगा। तो विस्थापन और समय के बीच गति के द्वितीय समीकरण संबंध दर्शाता है। गति के तीसरे समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है तो वेलोसिटी और s यानी वेलोसिटी और विस्थापन के बीच, वेग और विस्थापन, वेग और स्थिति भी रहेगा या तो विस्थापन रहेगा। तो वेग और विस्थापन के बीच गति के तीसरे समीकरण का संबंध दर्शाता है।
तो यहाँ क्या क्या याद रखना है कि गति के तीनों समीकरण कौन कौन सा होता है उसको याद रखना है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो प्रथम गति के प्रथम समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है, गति के दूसरे समीकरण विस्थापन और समय के बीच संबंध दर्शाता है, गति के तीसरे समीकरण वेग और विस्थापन के बीच संबंध दर्शाता है। तो तीनों को याद रखना है, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लास्ट में बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। जय हिंद।